नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही थी, उसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 NCERT हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि व्यापार से साम्राज्य तक। मेन नाम हम इसको समझ सकते हैं कि व्यापार से कैसे एक व्यापारी कंपनी कैसे एक साम्राज्य में बदल गई। इसको हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 NCERT हिस्ट्री में देखेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1857 की क्रांति में विद्रोहियों ने मुगल बादशाह किसको माना था? बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता माना था। ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती इनको बना दिया गया था, बहादुर शाह जफर को। आगे देखते हैं, अगला है, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। अब 1600 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था। चार्टर में क्या था? चार्टर में ये था कि पूरब की ओर यानी भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र कंपनी जो इंग्लैंड की आएगी वह कौन होगी? वह केवल ईस्ट इंडिया कंपनी हो सकती है। एकाधिकार मिल गया था। इसका मतलब एकाधिकार का मतलब केवल यही एक कंपनी व्यापार करेगी। इस इजाज़तनामे का मतलब यही बताया गया है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में नहीं आएगी। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 1696 यानी कि 100 सालों के अंदर ही कंपनी ने किलेबंदी करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जिम्मेदारी भी खरीद ली थी। तो 1698 में उसने 3 गांव की जिम्मेदारी खरीदी थी, जो कि थी कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता हुए और अब इसे कोलकाता कहते हैं, और मद्रास और मुंबई थे। ठीक है, ये 3 गाँव कौन से थे? मद्रास और मुंबई। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। तो कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को भी इस बात के लिए मना लिया कि वह शुल्क नहीं चुकाएंगे, व्यापार करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे। इसको ध्यान रखिए। फरमान शब्द यहाँ यूज हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? एक शाही आदेश। शाही आदेश किसने दे दिया? शाही आदेश औरंगजेब ने दे दिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, शाही आदेश औरंगजेब ने दे दिया। आगे देखते हैं, मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। बंगाल के नवाबों की लिस्ट है, भी आप देखेंगे। बक्सर और प्लासी के युद्ध भी आप देखेंगे। तो मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना? अलीवर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये सभी शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे और सिक्के ढालने का अधिकार भी इन्हें नहीं दिया और किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया। टकराव दिनों दिन गंभीर होते रहते थे सिराजुद्दौला से भी। अंततः इन टकरावों का परिणति क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी कहाँ है? पहली बात तो पूछ लिया जाता है कि प्लासी जगह कहाँ है। तो प्लासी बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में प्लासी है। बक्सर कहाँ है? बिहार में है। बक्सर भी नोट कर लीजिए। बक्सर कहाँ हो जाएगा? बिहार में। ठीक है, बक्सर बिहार में हो जाएगा और प्लासी बंगाल में हो जाएगी। आगे देखते हैं, सिराजुद्दौला 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाही ले जाकर इंग्लिश की जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, उसमें हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और जो ये सिराजुद्दौला की फौजें थी उसने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार किया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेज़ों के हथियार भी छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी, तो जैसे ही पता चला अंग्रेज़ों को कि कलकत्ता भी हाथ में जा सकता है, तो मद्रास में तैनात जो कंपनी अफसर थे उसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना रवाना कर दी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना रवाना कर दिया गया। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सेना का नेतृत्व किया। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया सिराजुद्दौला के खिलाफ और ये कंपनी की तरफ से था। सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण क्या था? उसका सेनापति
जो मीर जाफ़र था उसका धोखा देना था। ठीक है, उसका सेनापति कौन था? मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया। मीर जाफ़र की जो टुकड़ियाँ थी उसने इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला दिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को भी नवाब हम बना देंगे। बाद में इनसे भी युद्ध हुआ, ध्यान रखिएगा, मीर जाफ़र से भी युद्ध हुआ था। तो इतना ध्यान रखिएगा, 1757 के जो प्लासी का युद्ध था उसका ये इसको हम कह सकते हैं, ये कुल मिला के समरी थी इसकी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी और इसका मूल उद्देश्य अभी भी व्यापार को फैलाना था, यानी कि अभी भी शासन करने की बात इसमें नहीं आई थी। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। तो मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई और उसको भी हराना पड़ा। ठीक है, और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया था और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया था। फिर क्या किया गया? मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया और नवाब को अब एक सैलरी रख दी गई 5 लाख हर महीने। सैलरी रख दी गई 5 लाख हर महीने। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तो कंपनी के इरादे तब तक बदल चुके थे। अब वो सत्ता करना चाहते थे और रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया था कि हमें अब खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया। कब? 1757 की क्रांति, 1757 की क्रांति ने युद्ध तो हो गया, इसमें सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। लेकिन फिर मीर जाफ़र ने भी क्या किया? विरोध करना शुरू किया। फिर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने भी विरोध किया तो बक्सर की लड़ाई मीर कासिम के खिलाफ हुई और बाद में फिर मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद मीर जाफ़र की जब ये दोबारा नवाब बनाया गया तो इनकी सैलरी फिक्स कर दी गई 5 लाख रुपए प्रति माह। और इनकी मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राटों ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। और 1765 में क्या हुआ? मुग़ल सम्राट ने क्या किया कि कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल प्रांत में जितने भी जो धन से संबंधित मामले हैं वह कंपनी खुद ही देखेगी। तो एक क्या होते हैं कि कंपनी को ही दीवान बना दिया गया 1765 में। क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। अगला पॉइंट है, क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जो अब चेन्नई है, आया तो उसकी उम्र मात्र 18 साल की थी। तो वो जो 18 साल में ही लॉर्ड क्लाइव आया था रॉबर्ट। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से गया तो यह उसकी दौलत कितनी हो गई थी? 401 पाउंड के बराबर हो गई थी। बेहिसाब दौलत हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में वो क्या करने आया था? वह कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने आया था, लेकिन वह खुद ही इतना धन लेकर आया था जिसके ऊपर उसके बाद महाभियोग भी चला था। हालांकि उसमें कुछ साबित नहीं हुआ था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। वही बात कि ब्रिटिश संसद में उसे सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी अकुल संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। प्रश्न बनता है कि आत्महत्या करने वाला एकमात्र गवर्नर कौन हो जाएगा? तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर कहा जाता है, हैदर अली और उसका विख्यात बेटा टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में देखने से पहले हम जान लेते हैं हैदर अली भी और इनके पिता थे, और इनके विख्यात बेटे कौन थे? टीपू सुल्तान। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। ठीक है, मालाबार तट पे जो व्यापार होता था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मैसूर में कौन कौन फेमस राजा थे? एक तो हैदर अली थे। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके बेटे जो बहुत ज़्यादा विख्यात थे टीपू सुल्तान, इनकी मृत्यु 1799 श्रीरंगपत्तनम संधि से हुई थी। ठीक है, श्रीरंगपत्तनम संधि से हो गई थी, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, और इसी जगह से काली मिर्च और इलायची खरीदी जाती थी और एक्सपोर्ट किया जाता था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आग बबूला हो गए। अंग्रेज़ यहाँ लिख लीजिएगा, आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई दे रहे थे, और अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है।
फलस्वरूप मैसूर के साथ कितने युद्ध हुए? 4 जंग हुई, 1767-69, 82-84, 90-92 और 99 सबसे ये लास्ट थे। इसमें श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई, इसमें मालाबार की संधि हुई थी शायद। श्रीरंगपत्तनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली थी। ठीक है, कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। लेकिन इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी, यानी कि उसका राज्य भी अंग्रेजों में मिला लिया गया था। अब मराठों से लड़ाई देख लेते हैं। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने को मराठा का सपना चूर चूर ही हो गया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा हुई थी ना, तो उसमें मराठों को हार हो गई थी और दिल्ली में सपना जो उसका था शासन चलाने का, वो भी इन लोगों का चूर चूर हो गया था। इन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ठीक है, ये कई राज्यों में बट गए थे, खास करके महाराष्ट्र, गोवा, पुणे ऐसे क्षेत्रों में। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में हुआ था, सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई और 20 साल शांति समझौता हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 में हुआ और ये कई मोर्चों पर लड़ा गया था। और इसका नतीजा क्या हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और लास्ट में 1817 से 19 में तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की ताकत पूरी तरह ही दबा दी गई थी और अंग्रेज पूरी तरीके से इनके ऊपर कब्जा कर लिए थे। पेशवा को क्या किया गया? पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया था। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया और अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण था, यानी कि महाराष्ट्र और यहाँ से आसपास वाले जो क्षेत्र थे विंध्य के दक्षिण में, उस पर भी पूरा नियंत्रण कंपनी का आ गया था। 3 युद्ध इनके साथ लड़े, 4 युद्ध मैसूर के साथ लड़े, लास्ट युद्ध श्रीरंगपत्तनम की संधि के साथ हुआ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक गवर्नर था, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा लाई गई? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लाई गई। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा लाई गई? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता ही सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। और इसमें क्या बताती थी कंपनी कि हमारी सत्ता ही सर्वोच्च है, इसलिए हम भारतीय राज्यों से ऊपर हैं और हम भारतीय राज्यों को मिला लेंगे। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों को अधिग्रहण करने या उनका अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यही सर्वोच्चता की नीति थी कि हम आपको कभी भी अपने पास, अपने अधिग्रहण में आपके राज्य को कभी भी हम रख सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो फिलहाल कर्नाटक में है, कि एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया था, तो वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। ठीक है, 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 29 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि उन्होंने जो सर्वोच्चता की नीति है उसका विरोध किया था। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति कहा गया। इसने ये भी अधिग्रहण करने की कोशिश की, लेकिन नई नाम से, जिसको विलय नीति कहा गया। यह सिद्धांत क्या बताता था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसके पास उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका रियासत हड़प लिया जाएगा। यानी कि अगर आप शासक हैं, आपकी अगर मृत्यु हो जाती है और आपके पास कोई बेटे नहीं है तो आपका जो राज्य है वो अंग्रेजों के पास आ जाएगा। यही विलय नीति थी लॉर्ड डलहौजी की। ठीक है, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा ये बन जाएंगे। इस सिद्धांत के आधार के पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे कि सतारा पहली थी 1839 में, ध्यान रखिएगा, सतारा पहली थी विलय नीति की। संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी। और बाद में क्या था, 1856 में अवध पर नियंत्रण भी 1856 में कर लिया गया था। इसलिए 1858 की क्रांति भी इसमें जो थी, ये भी 1857-58 की क्रांति भी इसी कारणवश, इसमें भी एक इसका उदाहरण क्या, इसको भी एक कारण मान सकते हैं। इस बार अंग्रेजों ने क्या तर्क दिया था अवध को कब्जा करने में? उन्होंने कहा कि वे अवध को जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हैं। कुशासन का मतलब क्या था कि उनके पास उनका गोद लिया हुआ पुत्र था, यानी कि दत्तक पुत्र था। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर थे। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हुए थे। इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं।
गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जो कि 1773 से 85 तक शासन किया, बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास यानी कि चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके में मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाई में बटे हुए थे, इन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो जो ब्रिटिश इलाके की इकाई थी उसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जो प्रशासकीय इकाई थी। और उस समय 3 बहुत ज़्यादा फेमस थी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता, सभी का शासन किसके पास होता था? गवर्नर। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, फिर गवर्नर जनरल बनने लगा 17 तो नहीं, 17 नहीं, उसको हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल। 1773 में क्या हुआ था? गवर्नर जो बंगाल का था, हाँ, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। 1773 से ही बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार भी किए थे। ठीक है, 1772 में एक नई व्यवस्था की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी की होगी और एक दीवानी होगी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए व्याख्याकार के रूप में कार्य करेंगे, जो कानून की व्याख्या करेंगे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। काजी कौन होते हैं? काजी एक न्यायाधीश होते हैं, और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय में एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था, उसे ही मुफ्ती कहा जाता था। काजी इसी व्याख्या के अनुसार फैसले सुनाता था। ठीक है, महाभियोग क्या है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो संसद का ऊपरी सदन होता था, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता था। इसे ही महाभियोग कहा जाता था। तो इसमें से हमें 3 पॉइंट मिलते हैं कि इंग्लैंड में महाभियोग किस संसद की किस होम पे लगता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लगता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? संसद का ऊपरी सदन है। जैसे कि राज्यसभा अपने यहाँ है, वैसे ही वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो निचला सदन है। ठीक है, 3 पॉइंट हमें ये पता चल गया। आगे देखते हैं। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया था। तो किसने लगाया था? एडमंड बर्क ने लगाया था। इन आरोपों के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया, जो 7 साल चला था, और बाद में इनको बाइज्जत बरी भी किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, मस्कट क्या है? मस्कट भी जान लेते हैं क्या है। पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। तो जो पैदल सिपाही भारी बंदूक यूज करते थे वो मस्कट थी। मैशलाक क्या थी? शुरुआती दौर की बंदूकें थी, जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी दी जाती थी, तब वह फायर होती थी। ठीक है, इसको नोट करिएगा। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन हो चुका था। और अब तक कंपनी के इरादे भी बदल चुके थे, वो अब व्यापार नहीं सत्ता स्थापित कर चुकी थी। तो 1857 की क्रांति होने से पहले तक भारत के 63% भूभाग पर कंपनी का कब्जा था और 78% आबादी पर कब्जा हो चुका था। यानी कि आबादी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे दुर्लभ इलाके थे जहाँ पे कंपनी अभी गई ही नहीं थी, और वहाँ पे जनता भी बहुत कम थी ना। इसका मतलब यही हम कह सकते हैं ना। 1834 में दास प्रथा का अंत दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 1834 में दास प्रथा का अंत कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।